वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम 10th क्लास साइंस। तो मैंने आपको लास्ट टाइम करवाया था चैप्टर नंबर 6 अबाउट लाइपोसाइसिस, और ये भी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है आपकी 10th में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंड काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्रीवियस चैप्टर में वी लुक्ड एट द लाइपोसाइसिस इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस फंक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देयर वी हैड स्टार्टेड विद ए नोशन वी हैव ऑल दैट इफ़ वी सी समथिंग मूविंग इट इज़ अलाइव। Some of these movements are in fact the result of growth, as in plant. A seed germinate, grow, and we can see that the seedling move over the course of few days. It pushes the soil aside and come out. But its growth were to be stopped, these movements would not happen. Some movements, as in many animals and some plants, are not connected with growth. A cat running, children playing on swing, buffalo chewing cud, these are not movements caused by growth. So why do we associate such visible movement with life? A possible answer is that we think of movement is a response to change in environment of organism. This is very important about the movement. The cat may be running because it has seen a mouse, but not that we also think the movement as attempt by living organism to use change in environment to their advantage. Plant grow up into sunshine, children try to get pleasure and fun out swimming, buffalo chew cud to help break down tough food. When bright light is focused on our eyes or we touch a hot object, we detect the change and response with the moment in order to protect ourselves. So इनमें से क्या लिखा हुआ है, पहले हमने प्रीवियस चैप्टर में लाइपोसाइसिस का पढ़ा है। तो हमें पता है भी जो चीज़ घूमती है, जिसमें कोई हरकत होती है, हिलती जुलती नज़र आती है, उसको अलाइव कहते हैं। जैसे एनिमल या प्लांट की बात करें, जैसे इन्होंने बताया है कि जब सीड जब अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, तो मिट्टी को वो पुश कर देता है, तो उसमें से उसकी जो सीडलिंग निकलती है, फिर वो एक बड़ा प्लांट बनता है। जैसे बिल्ली भाग रही है, बच्चे झूले पे ऊपर झूल रहे हैं, भैंस गुजाली कर रही है, जी जो मोमेंट्स हैं जो ग्रोथ से नहीं होती, ये पर्टिकुलर उसकी एक्टिविटी है। तो ग्रोथ एंड मूवमेंट को साथ में कोऑर्डिनेट किया। तो जैसे ऑर्गेनिज्म बढ़ता है, उसकी मूवमेंट भी होती है, उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी होता है। उसको हम ट्राई कर रहे हैं आपको एनालाइज कराने के लिए। सो जैसे कैट की बात करते हैं, कैट ने चाहे चूहा देखा तभी वो भाग रही होगी। नॉट ओनली डैट, वी आल्सो थिंक मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट बाय ऑर्गेनिज्म टू यूज़ चेंजेस इन एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज। तो हम ये नहीं देखते सिर्फ एडवांटेज हो, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती है और कई बार डेंजरस कंडीशंस में अपने आप को बचाने के लिए ये सारी मूवमेंट्स होती हैं। सो if we think a bit more about this, it become apparent that all this movement in response to environment is carefully controlled. तो अगर हम मूवमेंट की बात करें, जैसे रिस्पॉन्स की बात की है, जैसे हमने गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगा दिया, तो चाहे हम अंधेरे में संभल के चलेंगे, तेज़ रोशनी आँखों में पड़ी है, आँखों की जो पुतलियाँ हैं वो सिकुड़ जाएंगी ताकि कम लाइट इंटर करें, हम अपनी आँखें ऑटोमेटिक बंद करते हैं। ये है रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स है कि कंट्रोल्ड वे में होता है। ईच काइंड ऑफ चेंज इन एनवायरनमेंट इवोक एप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स। तो कोई भी चेंज आती है आपकी बॉडी को वो स्टिमुलेट कर देती है कोई चेंजेस के लिए। व्हेन वी वांट टू टॉक आवर फ्रेंड इन क्लास वी विस्पर रेदर देन शूटिंग लाउडली। Clearly the movement is made depend upon the event that is triggering. Therefore, such control movement must be connected with recognition of various event in environment, followed by only the correct movement in response. सो हम अकॉर्डिंगली, अगर हम दोस्तों से बात करेंगे तो फुसफुसाएंगे, धीरे बोलेंगे, शोर नहीं मचाएंगे। तो हमें पता है कहाँ क्या बोलना है, स्पीच देनी है तो ज़ोर से बोलेंगे। तो क्या चीज़ है, हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट करता है, तो उसी हिसाब से रिस्पॉन्स आता है। फर्स्ट इसमें एनिमल का नर्वस सिस्टम आएगा, नाड़ी तंत्र। सो इन एनिमल सच कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बी प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू आपस में इकट्ठे होते हैं, 9th में आपने पढ़ा है। टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा, इज़ एन अर्जेंट एंड डेंजरस सिचुएशन फॉर अस।
we need to detect and respond to it. How do we detect? And we are touching a hold that all the information from our environment is detected by a specialized tip of the some nerve cell. These receptors are usually located in our sense organ such as inner ear, nose, tongue and so on. So the gustatory receptor will detect the taste while olfactory will detect the smell. So जैसे बात की है, जहाँ गर्म चीज़ को हाथ लगाने की बात की है, तो ये एक डेंजरस सिचुएशन है कि अगर वो मेंटली ठीक है तो उसका कोऑर्डिनेशन बंद काम अच्छे से कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली अपना हाथ पीछे हटाएगा क्योंकि उसकी स्किन जल सकती है, उसका ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है। सो आपके सेंस ऑर्गन होते हैं जो पर्टिकुलर, जैसे आपकी आंखें होगी, चमड़ी होगी, आपका कान हो गया, नोज़ हो गया, टंग होगी, ये पर्टिकुलर चीज़ों को सेंस कर लेती है। जैसे गस्टेटो की बात की, ये टेस्ट डिटेक्ट करता है, आपकी जीभ, अलग अलग स्वाद। ऑल्फैक्टो स्मेल आपका नाक, इंटरनली जो आपका नोज़ है, नेरिस है, तो उससे आपको नर्व सेल्स होते हैं, वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। सो यहाँ कुछ सेल होते हैं, इसको न्यूरॉन कहते हैं, जो स्पेशल सेल है, नाड़ी सेल कहते हैं, जो डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन जो है, ये रिक्वायर्ड एट द डेंड्राइट टिप ऑफ नर्व सेल set a chemical reaction that create electrical impulse. This impulse travel from dendrite to cell body then to axon to end. So यहाँ इलेक्ट्रिकल एक सिग्नल जनरेट हो जाता है, यहाँ डेंड्रोट, ये जो पुलचा एरिया, जो डेंड्राइट है, यहाँ से नर्व कंडक्शन चलती है एक्सोन तक, फिर यहाँ एक अनदर न्यूरॉन होता है, उसको ऐसे कनेक्शन बना होता है, तो पूरी नर्व बना देती है, यानी न्यूरॉन का एक जाल बन के नर्व बनाता है। सो इलेक्ट्रिकल मूवमेंट चलती हैं, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज केमिकल। केमिकल क्रॉस ए गैप और स्नैप्स स्टार्ट टू सिमिलर इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू डेंड्राइट। तो जो आपके न्यूरॉन होते हैं एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े नहीं होते, थोड़ा उसमें गैप होता है, जैसे ये नोब है, इसे सिनेप्टिक कहेंगे, और नीचे डेंड्राइन नेक्स्ट न्यूरॉन शुरू हो रहे हैं। तो ये जो इतना एरिया बचता है, इसको स्नैप्स कहते हैं। ये एरिया यहाँ पे आता है स्नैप्स, ये लिखा हुआ है ना, ये स्नैप्स, ये एरिया यहाँ पे आके केमिकल के थ्रू सिग्नल आता है, ऊपर सारा इलेक्ट्रिकल। सो केमिकल यहाँ सोडियम चैनल ओपन कर देंगे तो नेक्स्ट न्यूरॉन में सारा काम चलेगा। सो इसमें वेसिकल्स होते हैं, उसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है ACH एसिटाइलकोलाइन इन वेसिकल्स में, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं। ये जहाँ रप्चर हो जाते हैं, एसिटाइलकोलाइन यहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन के जो सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, फिर नर्व कंडक्शन आगे चलेगी। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म है। सो आप यहाँ देखोगे 7.1A फिगर में, यहाँ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, ये न्यूरॉन ऊपर A में देखा है, यहाँ एक्सोन जो है ये नीचे मसल तक गई है, तो उसमें न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मसल के साथ नर्व की कनेक्शंस जो है, सो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, फिर वहाँ केमिकल सिग्नल जाता है एट द स्नैप्स। सो देयर इज़ ए डिफरेंस इन हाउ द शुगर एंड फूड टेस्ट आवर नोज इज़ ब्लॉक्ड। इज़ देयर डिफरेंस? क्या आपने जो शुगर खाई है, आप मीठा दोबारा खाओगे, चाय पी के आपको फीकी लगती है। सो वाई माइट इट बी हैपनिंग? रीड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दीज। डू यू कम अक्रॉस ए सिमिलर सिचुएशन? क्या आपको पता है जैसे कोल्ड में भी ऐसा होता है, ज़्यादा मीठा खा लिया, मिठाई खा ली, चाय पियोगे फीकी लगेगी, कोल्ड में आपका नाक बंद हो जाएगा, कोल्ड होने से तो आपको स्मेल नहीं आएगी। तो ये चीज़ें जो है नर्व वो ब्लॉकेज हो जाती है उस चीज़ की। व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन? अब यहाँ एक मैकेनिज़्म होता है रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी में, जो ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है। रिफ्लेक्स का मीनिंग है कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरनमेंट। आई जम्प्ड आउट वे ऑफ द बस रिलैक्सली और पुल्ड माई हैंड बैक फ्रॉम द फ्लेम रिफ्लेक्सली और आई वॉज सो हंग्री माई माउथ स्टार्टेड वाटरिंग फ्लेक्सली। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं, जैसे मैं कूद गया, बस से जल्दी कूद गया, मैंने अपना हाथ पीछे, जलती आग जल रही थी, मैंने अपना हाथ पीछे खींचा, मुझे भूख लगी थी, मुंह में पानी आ गया, ये रिफ्लेक्स है। कॉमन आइडिया यहाँ से आ जाता है। एग्जांपल है, वी डू समथिंग विदाउट एनी थिंकिंग और विदाउट फीलिंग कंट्रोल आवर एक्शन, जेट दी सिचुएशन वेयर आर रिस्पॉन्डिंग with some action to change in environment, who is control and coordination achieve in such situation। so इसमें हमारा दिमाग नहीं सोचता, हम खाना खाना है, भूख लगी है तो ऑटोमेटिकली सलाइवा आएगा, हमारा दिमाग नहीं सोचेगा क्यों आ रहा है, इसको कंट्रोल करें, तो जो ऑटोमेटिक होता है। सो यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, टचिंग ए फ्लेम इज़ अर्जेंट एंड डेंजर सिचुएशन और इन फैक्ट एनी एनिमल, हाउ वुड वी रिस्पॉन्ड? सम
simple way to think consciously about the pain and possibly get wound and therefore move our hand. An important question that how long would it take to think? The answer depends on how we think. If the nerve impulses are sent around the way we have talked about earlier, then the thinking is likely to involve creation of such impulse. Thinking is complex activity, so it is bound to involve complicated interaction with many nerve impulse from many neuron. सो यहाँ पे बात की है अभी कितना समय लगता है सोचने के लिए, तो ये काफ़ी फास्ट होता है। तो इसमें ऑर्गेनिज्म का एक बचपन से ही एक बन जाता है आइडिया। बच्चा होता है, बच्चे का हाथ जलता है तो उसके दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, इन फ्यूचर मैंने ये नहीं करना, तो ऑटोमेटिकली सेम रिस्पॉन्स आता है। इफ़ दिस इज़ द केस, इट इज़ नॉट सरप्राइज दैट द थिंकिंग जो है टिश्यू इन आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ इंटरकलेटली arranged neuron. It sit in forward end of skull and receive signal from all body and it think about before responding to him. Obviously, in order to receive the signal, this thinking part of brain in skull must be connected with the neuron coming from various part of body. Similarly, if this part of brain is instruct muscle to move, nerves must carry this signal back to different part of body. If all this is to be done when we touch a hot object, it may take enough time for us to be warned. तो क्या बात की है यहाँ पे भी जैसे ब्रेन आपका कंट्रोल करता हो तो ब्रेन को आगे आने वाले कुछ न्यूरॉन होने चाहिए, आपके मसल सक जाने के लिए टाइम लगेगा, तो इसमें तो आपका हाथ जल ही जाएगा। तो हाउ डज डिज़ाइन ऑफ बॉडी सॉल्व द प्रॉब्लम, आपकी बॉडी फिर कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। rather having think about the sensation of heat, if the nerve that detect the heat were be connected with the nerves that move muscle simpler way, the process of detecting signal or input responding it by an output action might be completed quickly. Such connection commonly called reflex arc. So where should such reflex arc connection be made between the input nerve and output nerve? The best place, of course, would be at the point where they first meet each other. So nerves from all of the body meet in bundle in spinal cord or way to the brain. The reflex arc are formed in spinal cord itself. Thereafter the formation input goes to reach to brain. So यहाँ पे बात की है जो एकदम से जो काम चलता है रिफ्लेक्सेशन का, तो ये बेसिकली इसमें आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है जो वर्टिब्रल कॉलम में होती है उसके साथ ही ये बनता है। एक साइड में न्यूरॉन निकलेंगे, एक साइड पे न्यूरॉन जाएंगे, यानी एक सिग्नल ब्रेन को जाएगा वहाँ से, एक सिग्नल इकट्ठा जाएगा ऑर्गन से। सो ऑफ कोर्स द रिफ्लेक्स आर्क हैव इवॉल्व्ड एनिमल बिकॉज थिंकिंग process of brain is not fast enough. In fact, many animals have very little or none of complex neural network. So it is quietly reflex arc have evolved in efficient way in functioning in absence of true thought process. However, even after complex neural network have come to existence, reflex arc जो है continue to more efficient for quick response. तो हमारा जो दिमाग है इतना तेज़ नहीं सोचता, तो इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो ऑटोमेटिकली काम करता रहता है, हमारे दिमाग को भी पता नहीं होता। तो अगर आपका दिमाग कहे भी गर्म है, मैंने हाथ अपना बचाना है, तो दिमाग पहले सोचेगा बचाऊँ या जलने दूँ, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस कन्फ्यूज़न को रोकने के लिए नेचर ने ये चीज़ बनाई है, तो ब्रेन को इतना काम नहीं करना पड़ता। तो ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में एक एंड आपका न्यूरॉन निकल रहा है कि जा रहा है, जो सेंस ऑर्गन है, जैसे ये सेंस ऑर्गन आपका हाथ है, स्किन है, तो यहाँ से जो सिग्नल जा रहा है, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन जो है ये सिग्नल लेके जा रहा है आपका स्पाइनल कॉर्ड को। फिर स्पाइनल कॉर्ड का सिग्नल आ रहा है मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल आपका बैक लेके आता है। यानी आपने क्या देखा, गर्म पानी है, तो सेंसरी ऑर्गन ने सिग्नल दे दिया स्पाइनल कॉर्ड को, उसको पता चल गया गर्म है। यहाँ रिले न्यूरॉन है, दोनों को जोड़ेगा। जो सिग्नल सेंसरी ऑर्गन का लेके जा रहा है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का, इसको अफरेंट बोलेंगे क्योंकि ये लेके आ रहा है। फिर यहाँ से जो सिग्नल ले रहा है ये इफरेंट बोलेंगे। इफरेंट क्या होता है, आपका इफेक्टर ऑर्गन को जा रहा है, और ये कोई क्या है, मोटर। तो यहाँ से क्या करना है, मसल को बताएगा, तो पीछे हाथ के जो मसल ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट कर जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है।
तो दिस इज़ द सिंपल। तो उसके बाद मैसेज डायरेक्ट ब्रेन को भी चले जाते हैं, ब्रेन को भी ऑटोमेटिकली ये चीज़ पता ही होती है भी ये चीज़ हमने की है, पर ब्रेन को बाद में पता चलता है, पहले वो काम करना हो जाता है, बाद में ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ को रिसीव कर लेता है। आगे बात आती है ह्यूमन ब्रेन की। If the reflex action is the only function of spinal cord, obviously not, since we think that we are thinking being. Human cord, जो spinal cord is made of the nerves which are supply information to think about. Thinking involve more complex mechanism and neural connection, and these are concentrated in brain. What is the main, which is the main coordinating center of body? The brain and spinal cord constitute the central nervous system. सो स्पाइनल कोड ही काम कर रही है, तो इससे स्पाइनल से काम नहीं चलेगा, उसमें ब्रेन भी काम करता है बट इनडायरेक्टली। तो स्पाइनल कोड आपका ब्रेन दोनों मिलके आपका CNS बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं सारी बॉडी से, उसको इंटीग्रेट करते हैं। वी आल्सो थिंक अबाउट आवर एक्शन, राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग इन द एंड ऑफ प्रोग्राम, ये वॉलंटरी एक्शन है। विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग, ये हमारी मर्जी के होते हैं, ताड़ी मारनी है, नहीं मारनी, बोलना नहीं बोलना। सो द ब्रेन आल्सो हैज़ सेंड मैसेज टू ब्रेन, मसल को भी सेंड करेगा मैसेज ब्रेन। दिस इज द सेकंड वे इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विद मसल्स। द कम्युनिकेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट ऑफ बॉडी फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो एक तो सिस्टम हो गया, स्पाइनल कोड को चला गया सिग्नल, ब्रेन को चला गया, वो सेंटर है। अब काम एक्चुअली मसल्स ने करना है, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, वो होता है पेरिफेरल। तो इसमें आपकी क्रेनियल नर्व्स होती है फ्रॉम द ब्रेन, और स्पाइनल नर्व होती है स्पाइनल कोड से। ब्रेन थस अलो टू थिंक अस एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन थिंकिंग। As we will expect, this is accomplished through a complex design with different part of brain responsible for integrating different input and output. So brain के different parts हैं, different areas हैं, वो particular काम के लिए बने हैं, वो वही काम करेंगे। तो ब्रेन हैज़ द 3 मेजर पार्ट, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है ये मेन थिंकिंग पार्ट है, सोचने का एरिया है। इट हैज़ रीजन विच रिसीव द सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द वेरियस रिसेप्टर्स, सभी इम्पल्सिस यहाँ आती हैं। सेपरेट एरिया फॉर जो ब्रेन के यहाँ है, आगे वाले ब्रेन के सुनने के लिए, हेयरिंग सूंघने के लिए, स्मेल देखने के लिए, और देयर आर द सेपरेट एरिया एसोसिएशन वेयर दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटरप्रेटेड बाय पुटिंग इट थ्रू इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर रिसेप्टर एज वेल एज विद इंफॉर्मेशन दैट ऑलरेडी स्टोर्ड इन ब्रेन। तो यहाँ अलग अलग सेंसरी ऑर्गन की भी आती है, यह इस एरिया में इंटरप्रेट होती है, और जो पहले ब्रेन के पास नॉलेज है वो भी, तो उससे एक पर्टिकुलर जो बेस्ट डिसीजन है ब्रेन देता है। बेस्ड ऑन ऑल दीज द डिसीजन मेड अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड दैट इंफॉर्मेशन इज पास टू द मोटर एरिया विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी मसल। जैसे अब हमारी लेग्स हैं, वो हैव सर्टेन सेंसेशन आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू वी नो डैट वी हैव ईटन एनफ? The sensation of feeling full because of the center associated with hunger which is separate part of the forebrain। कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके आगे वाला ब्रेन नहीं करता, जैसे भूख है वो आपका हाइंड ब्रेन काम करता है। तो स्टडी लेवल डायग्राम आप देखिए, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये ब्रेन जो है आगे वाला हिस्सा ज़्यादा फोरब्रेन है, सेंटर में मिड ब्रेन आता है, ये ऊपर खोपड़ी आपकी जिसको हम स्कल कहते हैं, क्रेनियम भी कहते हैं, तो बीच में मिड है, ये लास्ट में हाइंड ब्रेन है। हाइंड ब्रेन में आके पोन्स, मेडुला, सेरिबेलम आता है। तो इसमें एक खाली स्पेस होता है फोर ब्रेन में, उसको हम कहते हैं आपका डाइनसेफ्लॉन। ये एरिया आता है डाइनसेफ्लॉन, जो खाली स्पेस है फोर ब्रेन का, उसको कहेंगे डाइनसेफ्लॉन, ये याद कर लेना। तो इसमें आपका एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में पिट्यूटरी होती है जो मास्टर ग्लैंड है। सो लेट अस look at the other use of water reflex that we have talked about the introduction. Our mouth water when we see food like without our meaning to it, our heart beat without our thinking. In fact, we cannot control these action easily by thinking about them if we have wanted to. So do we think to think about remember a breath or digest food? So in between the simple reflex action like change in size of pupil and out action which is moving the chair, there is another set of muscle movement which do not have any thinking control. Many of these involuntary action are controlled by midbrain and hindbrain. All these involuntary action जहाँ पे आपका ब्लड प्रेशर आ जाएगा, सलाइवा आना है, उल्टी आनी है, ये आपका जो है
मेडुला हाइंड ब्रेन करता है। तो कहने का मीनिंग है रिफ्लेक्स एक्शन में आपकी बॉडी को पता ही नहीं होता तो क्या कर रहा है। तो उसमें जो आपका जो कंट्रोल करने का है कुछ चीज़ों को, वो आपका मिड एंड हाइंड ब्रेन करता है। आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे सलाइवा आना है तो आना ही आना है, उसके लिए सेंटर आपका मिड एंड हाइंड ब्रेन में है। उल्टी आनी है हाइंड ब्रेन में, सेंटर है मेडुला। सो कुछ एरिया होते हैं जो आपको कंट्रोल करते हैं, तो इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। थिंक अबाउट एक्टिविटी लाइक वॉकिंग इन स्ट्रीट लाइन, राइडिंग ए बाईसाइकिल, पिकिंग अप पेंसिल, दीज आर पॉसिबल ड्यू टू पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड सेरिबेलम। तो बैलेंस का जो काम है सेरिबेलम करता है, जिसको छोटा ब्रेन कहते हैं, हाइंड में होता है। आप साइकिल चला रहे हो, सीधी लाइन खींच रहे हो, पेंसिल उठा रहे हो, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिसीजन ऑफ वॉलंटरी एक्शन एंड मेंटेनिंग द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। इमेजिन व्हाट हैपन इफ़ ईच इवेंट फेल टू टेक प्लेस इफ़ वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट। अगर ये ना हो तो क्या ये फेल्ड हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि आपका ब्रेन आपको फेल नहीं होने देगा। जब तक आपका मेंटल लेवल अच्छा, ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, सही हो जाएगा, सोचने की ज़रूरत नहीं। हो आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टर। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक डेलीकेशन की लोड है, क्योंकि डेलिकेटेड चीज़ है। तो इसमें बलून लाइक ब्रेन जो है कनेक्टेड इन बलून फील्ड विच प्रोवाइड अ फर्दर शॉक अब्जॉर्ब। इसमें फ्लूइड होता है जो ब्रेन को टूट नहीं देता, ब्रेन के न्यूरॉन को बचाता है। जो खाली स्पेस होते हैं उसको वेंट्रिकल कहते हैं। ब्रेन के 4 वेंट्रिकल हैं, उसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, वो शॉक से बचाता है आपकी स्पाइनल कॉर्ड में भी। और आपके ब्रेन को हार्ड एक शेल होता है जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, खोपड़ी, वो बचा के रखती है। हु डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन। नर्वस टिश्यू क्या करता है? आपने पढ़ा है, जैसे इंफॉर्मेशन लेनी है, गैदर करनी है, डिसीज़न लेना है इंफॉर्मेशन के ऊपर, और डिसीज़न मसल को देना है, ये सारा ब्रेन का काम है। व्हेन द एक्शन और द मोमेंट इज़ परफॉर्म द मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब। आखिरी काम जो मसल ही करेंगे। हाउ डू द एनिमल मसल मूव, कैसे मूव करते हैं? व्हेन नर्व इम्पल्स रीचेस द मसल फाइबर मस्ट मूव। एंड हाउ डज मसल सेल मूव? The simplest notion the movement of the cellular level is that the muscle cell will move by changing their shape so that they shorten। इसमें contraction और relaxation होगी। और नेक्स्ट जहाँ क्वेश्चन है, हाउ डू द मसल सेल चेंज देयर शेप। आंसर क्या होना चाहिए? केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। इसमें एक्टिन, मायोसिन, प्रोटीन होती हैं, वो चेंज होती है। मसल सेल हैव स्पेशलाइज्ड प्रोटीन दैट चेंज बोथ शेप एंड देयर अरेंजमेंट। So when this happen, the new arrangement of these protein give the muscle cell to short, तो शॉर्ट हो जाती है, बड़ी हो जाती है। सो कोऑर्डिनेशन अभी प्लांट में, ये एनिमल है मैंने पढ़ लिया। एनिमल हैव नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटी, बट प्लांट में ना तो नर्वस सिस्टम है ना मसल है। सो हाउ डू दे रिस्पॉन्स? दे टच द लीफ, जैसे शुई मुई प्लांट के मेमूसा पुडिया के टच मी नोट कहते हैं, फोल्ड हो जाते हैं या गिर जाते हैं। व्हेन द सीड जर्मिनेट, रूट गोज डाउन, तना ऊपर आएगा, स्टेम नीचे चढ़े जाएंगी। ये क्यों होता है? फर्स्टली द लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच, देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। सो क्या कहने का मीनिंग है? इन अदर हैंड डायरेक्शनल मूवमेंट भी है, शीड कहाँ डायरेक्ट करेगा, ग्रोथ कैसे होगी। इफ़ इट इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। सो द प्लांट शो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, वन डिपेंड ऑन ग्रोथ, अदर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। कुछ ग्रोथ के ऊपर डिपेंड होती हैं, जो कुछ ग्रोथ के बिना डिपेंड होती है। यानी ग्रोथ के हिसाब से मूवमेंट चेंज होती है, ग्रोथ के बिना भी। इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाइज, जैसे सिंस नो ग्रोथ इज़ इन्वॉल्व्ड सेंसिटिव की, तो प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीफ इन रिस्पॉन्स टू टच, बट देर इज़ नो नर्वस टिश्यू, नो एनी मसल टिश्यू। हाउ डज द प्लांट डिटेक्ट टच? तो इफ़ वी थिंक अबाउट वेयर एग्जैक्टली प्लांट इज टच, what part of the plant actually move, it is the apparent that the movement happen at the point different from the point of touch. So the information is that the touch has occurred must be communicated. So the plant also have electrochemical meaning to convey the information cell to cell. Unlike the animal, there is no specialized tissue. इसमें कोई टिश्यू नहीं है, बट सिग्नल जाते हैं। So finally, in again, some cell must change their shape in order to movement instead of specialized protein found in animal cell. Plant cell change the shape by changing amount of water resulting in swelling and shrinking. टर्गर प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है, इसमें कोई स्पेशल प्रोटीन नहीं होती। प्लांट में ज़्यादातर प्रोटीन्स नहीं होती, सेलुलोज एंड फैट्स ही होते हैं, ज़्यादा प्रोटीन इतना रोल प्ले नहीं करती। तो इसमें टर्गर प्रेशर ही सेल फूल जाएगा, पतला हो जाएगा, मूवमेंट हो जाएगी, तो ऐसे काम होता है।
Movement due to growth. Some plant like pea plant climb up bare fences by mean of the tendril. जड़ें जो नीची नीची बेलें आपस में टेंगल हो जाती हैं, वैसे चढ़ जाती है ऊपर। टेंड्रिल जो टच से सेंसिटिव होती हैं। व्हेन दे कम इन कंटैक्ट विद एनी स्पोर्ट, पार्ट ऑफ टेंड्रिल जो है इसके अराउंड कॉइल कर जाता है। दिस कोज टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, तो इससे क्लिंगिंग आसान हो जाती है। मोर कॉमनली प्लांट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, इट अपीयर एज द प्लांट इज मूविंग। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल की बात की है, फिल ए कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर, कवर द नेक ऑफ फ्लास्क विद वायर मैश, कीप 2 or 3 freshly germinated bean seed, take a cardboard box, open one side, keep box in such manner that the open side box faces the light. After 2 or 3 days you will notice that the shoot bend toward the light. Now turn the flask को टर्न कर लीजिए away from the light, leave undisturbed, have the old part of shoot and root change their direction. सो इससे पता चल जाएगा कि प्लांट लाइट को मूवमेंट करते हैं, इसको कहते हैं फोटोटैक्टिक। रूट्स जो है ज़मीन को जाते हैं, इसको कहते हैं यूटैक्टिक। तो ऐसे डायरेक्शन के हिसाब से मूवमेंट होती है। सो इन्वायरमेंटल ट्रिगर करता है, जैसे लाइट है, ग्रेविटी है, विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रो। सो दीज डायरेक्शनल और ट्रॉफिक मूवमेंट कैन बी आइदर टुवार्ड द स्टिमुलस और अवे, या तो स्टिमुलस को जाना या नहीं जाना, उसके उलट जाना है। जैसे लाइट है, लाइट को जो रिस्पॉन्स करेंगे वो है पॉजिटिव, जो नहीं करेंगे वो नेगेटिव। जैसे रूट्स हैं, जड़ें लाइट को रिस्पॉन्स नहीं करती, वो नेगेटिवली फोटोटैक्टिव है, बट ज़मीन को करती हैं वो पॉजिटिवली यूटैक्टिक है। यूट्रोपिज्म दिखाया हुआ है, जड़ें नीचे जाएगी तना ऊपर जाएगा, तो इस तरह से। सो प्लांट शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू द अदर स्टिमुलाई एज वेल। द रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड वाइल द शूट अपवर्ड। इससे पता चल गया। तो let us once again think about whole information communicated in body of multicellular organism में कैसे जाती है information. The movement of sensitive plant in response to touch is very quick. The movement of sunflower response to day or night on the other hand is quick. Slow growth related movement of plant will be even earlier slower. So plant के sunlight के according movement होती है, growth की movement इसकी इतनी ज़्यादा रिपोर्ट नहीं होती। सनफ्लावर की ग्रोथ हम नहीं देख सकते, बट उसका फूल सन के अराउंड घूमता हम देख सकते हैं। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है एक्सीलेंट मीन है एनिमल्स के लिए, बट देयर इज़ लिमिटेशन टू यूज़ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दो सेल हु आर कनेक्टेड विद नर्वस, बट not each every cell in every body. Secondly, once electric impulse is generated in cell, the cell will take some time to reset the mechanism. In other words, cell cannot continuously create the transmit electric impulse. So there is no wonder that most multicellular organisms use another mean of communication, that is a chemical. So सभी जो आपके सेल हैं वो ऐसे ही नहीं काम करते। आपकी बॉडी में कई तरह के सेल हैं, किडनी में अलग सेल है, लीवर में अलग सेल है, आपके टेस्टिस ओवरी में अलग सेल हैं, ब्रेन में अलग है। तो उसमें सभी में जो नर्वस सिस्टम नहीं काम करता, तो उसमें सेकंड काम है केमिकल कंट्रोल का। तो इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टिमुलेटेड सेल रिलीज ए केमिकल, कुछ केमिकल रिलीज़ करेंगे, वो डिफ्यूज़ हो जाएगा सेल ऑर्गन से एंड वहाँ अपना काम कर देगा। सो यहाँ कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं नीचे। अनदर एग्जांपल से प्लांट हार्मोन की बात की है। एनिमल में भी हार्मोन होते हैं, तो ये केमिकल्स हैं बेसिकली हार्मोन एंड एंजाइम ही होते हैं। तो जो डक्ट से निकलते हैं वो एक्सोक्राइन होता है, तो जो डक्ट के बिना नहीं निकलते वो ग्लैंड होती हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करती हैं, वो हार्मोन एक जगह पर रिलीज़ होते हैं, जहाँ उसका काम है वहाँ चले जाते हैं ब्लड से और अपना काम करते हैं। तो यहाँ साइटोकाइनिन की बात की है, सेल डिवीज़न ग्रोथ करता है प्लांट में, एंड यहाँ प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन एरिया, जहाँ ज़्यादा होगा यहाँ ग्रोथ ज़्यादा होगी प्लांट की। बट प्लांट आल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप, तो ग्रोथ रोकनी भी है, उसके लिए एब्सिसिक एसिड एक हार्मोन है, वो ग्रोथ को रोक देता है। तो केमिकल भी करते हैं, एक केमिकल ग्रोथ बढ़ाता है, एक रोकता है, एक एक्टिविटी कम करेगा कराएगा, तो ये केमिकल कंट्रोल का मीनिंग है। हार्मोन की बात की है एनिमल्स में, हार्मोन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं एनिमल में। सो जैसे स्क्वायरल गैलरी है, दे स्कैरी सिचुएशन में जाएँ तो उनकी बॉडी तो प्रिपेयर आइदर फाइट और रनिंग,
या तो लड़ना है जो भागना है। बोथ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी हैं। मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप वुड बी यूज इन दिस एक्टिविटी। होएवर टू अल्टरनेटिव एक्टिविटी फाइटिंग और रनिंग काफ़ी डिफरेंट है। सो सिचुएशन इन विच वन कॉमन प्रेपरेशन जो है जहाँ पे इनके कुछ हार्मोन्स काम करेंगे। सो if the body design squirrel relied only the lactic impulse, the range of tissue instructed to prepare coming would be limited. On the other hand, if chemical signal able to scent well, it would reach the cell of the body and provide wide ranging changes. So this is done in many animal including human being. तो यहाँ बात की है कि गिलहरी ने भागना है, उसको आप पकड़ रहे हो तो ज़्यादा अगर दिमाग काम करेगा तो दिमाग टाइम लगाएगा, क्योंकि सारी बॉडी में न्यूरॉन नहीं है, कुछ जगह पे अलग अलग सेल है, मैंने पहले बताया है। तो यहाँ पे एड्रेनलिन ग्लैंड होती है सभी में, इस गिलहरी में भी है, आप में भी है, किडनी के ऊपर होती है। ये हार्मोन रिलीज़ करती है, एपिनेफ्रिन है, नॉन एपिनेफ्रिन, इसको एड्रेनलिन कहते हैं। तो ये आपकी बॉडी को एक्टिव करता है, ब्रेन को काम करना है या नहीं करता, सिग्नल देता है। आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आप में हीट प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी में जो ब्लड टू डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन रिड्यूस ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ मसल, दिस डाइवर्ट द ब्लड टू ऑफ द स्केलेटस मसल्स, द ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। ऑल दिस रिस्पॉन्स जो है आपको लड़ने में या भागने में हेल्प करेंगे। तो ये केमिकल कंट्रोल है। रिमेंबर डैट प्लांट हैव हार्मोन कंट्रोल देयर डायरेक्शन ग्रोथ। व्हाट फंक्शन डू द एनिमल हार्मोन परफॉर्म, क्या करते हैं। ऑन अदर हैंड वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल एंड वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन अनदर डिपेंडिंग अपॉन लाइट एंड ग्रेविटी, बट इफ वी थिंक a bit more, it will become evident that even in animal body growth happen in carefully controlled manner. The plant will grow live in many places on the plant body, for example, but we do not grow in finger in our body. तो डिज़ाइन ऑफ बॉडी केयरफुली मेंटेन ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। तो यहाँ बात की है पत्ते की ग्रोथ होती है, पत्ते प्लांट के बढ़ते जाते हैं। हमारी ग्रोथ अलग तरह की है, प्लांट की अलग तरह की है, हमें भी हार्मोन इफेक्ट करते हैं उसको भी। जैसे आपकी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन है तो वो आपका वेट बढ़ाएगा, आपकी हाइट बढ़ाएगा, भूख बढ़ाएगा, इंटेलिजेंसी बढ़ाएगा। तो अलग तरीका है। प्लांट में जो है तने बढ़ते हैं, पत्ते बढ़ते हैं, फूल बनते हैं, उनकी नंबर बढ़ता है ऑर्गन का, हमारे ऑर्गन का नंबर नहीं बढ़ेगा, पर्टिकुलर वैसा ही रहेगा। तो ग्रोथ अलग अलग तरह की है। एंडोक्राइन ग्लैंड मेल एंड फीमेल का बताया हुआ है, अलग अलग है। फीमेल में सिर्फ ओवरीज हैं एक तो ये, और मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट की हैं चेंज होती, बाकी सभी ग्लैंड्स जो हैं एंडोक्राइन ग्लैंड सेम है। तो ये आप देख सकते हो। जैसे बात की है थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। एंड इन केस ऑफ आयोडीन अगर बॉडी में ना हो तो यहाँ सफ़र हो जाओगे, गोइटर से गेंगा हो जाएगा, तो आपको नेक आपकी फूल जाएगी, आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी। सम टाइम वी कम अक्रॉस पीपल आइदर वेरी शॉर्ट, जो कभी बोने रह जाते हैं, इसको डवार्फ कहते हैं, कई ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जेंट होते हैं। तो इसमें ग्रोथ हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, ग्रोथ हार्मोन GH हार्मोन। जो ज़्यादा बढ़ गया तो जेंटिज्म आ जाएगा, नहीं तो डवार्फिज्म आ जाएगा। आपने देखा होगा आपकी पेरेंट्स में जैसे 10 से 12 एज को हो, चेंजेस ऐसे पॉवर्टी बिकॉज ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन मेल में, प्रोजेस्टेरोन फीमेल में। तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा तो मर्दाना चीज़ें आ जाएगी, मेल में पेनिस का साइज़ बढ़ेगा, दाढ़ी मूछ आएगी, मसल, फीमेल में ब्रेस्ट बढ़ेगी, एस्ट्रोजन करेगा तो वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगी। तो हार्मोन अपना इफेक्ट भी शो करते हैं, वो देखा भी जा सकता है। सो ये ज़रूरी है। ये कुछ हार्मोन की लिस्ट बनी है जो इनका काम है, पढ़ सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन कहाँ से आता है, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन रिलीजिंग हार्मोन जो है। जैसे इंसुलिन की बात करूँ, ये पैनक्रियाज से आता है। पैनक्रियाज के ऊपर मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। पैनक्रियाज आपकी एंजाइम भी देती है, हार्मोन भी। तो ये आपकी हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल होते हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा सेल। अल्फ़ा सेल देते हैं ग्लूकागोन, बीटा सेल देते हैं इंसुलिन हार्मोन, जो डेल्टा सेल है वो आपका सोमैटोस्टैटिन देते हैं। इंसुलिन जो है जो ब्लड में ग्लूकोज कम करता है, मेंटेन करता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकागोन जो है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाता है, आपके लीवर का ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ये एक दूसरे के उलट काम करते हैं। बाकी फंक्शन आपको दिए हैं, मैंने बता दिए हैं, उम्मीद करता हूँ आपने पढ़ लिए होंगे।
तो ये था छोटा सा चैप्टर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू बेस्ट एक्सप्लेनेशन। और वीडियो कैसा लगा काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, और ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाए जा सके। और ये बेसिक वीडियो है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को एक फाउंडेशन देगा, जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, साइंस। तो अच्छे से इन वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर भी करिए ताकि फ्रेंड्स को हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।